नमस्कार बच्चों, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज से अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर साइकोलॉजी का एक ऐसा पेपर जो केवल यूजी पीजी वाले बच्चों के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि जो बच्चे यूजीसी नेट साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और एक बात और मैं बता दूं, यदि आपका साइकोलॉजी नहीं है तब भी जो ये रिसर्च वाला पेपर है, आप जो है किसी भी विषय के हों, आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे जो है चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिसर्च का A to Z कॉन्सेप्ट मैं आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आज का जो मेरा पहला लेक्चर है वो हमने लिया है नेचर ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध की प्रकृति क्या होती है। तो शोध की जो प्रकृति या स्वरूप होता है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझेंगे आज शोध का अर्थ क्या होता है, शोध की परिभाषा क्या होती है, शोध का उद्देश्य क्या होता है, मनोविज्ञान में शोध का महत्व क्या होता है और शोध की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि शोध यानी कि रिसर्च क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको दो अर्थ दिया है, एकदम आसान भाषा में आपको समझा के जाऊँगा कि शोध क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो शाब्दिक अर्थ है मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, शोध जो है वो उसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, रिसर्च, या आप ऐसे कर सकते हैं कि शोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च जो है ये फ्रांसीसी भाषा, याद रखिएगा, फ्रांसीसी भाषा के रिसर्चियर से बना हुआ है, या इसकी उत्पत्ति क्या है, फ्रांसीसी भाषा के रिसर्चियर से हुई है, जिसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि देखना या खोज करना। एक अन्य अर्थ लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा चीज़ें। देखिए, शोध को अनुसंधान भी कहते हैं। तो यदि आपके पेपर में अनुसंधान क्या होता है यह कहकर आए तो आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। और जो बच्चे यूजीसी नेट साइकोलॉजी के हैं उनके पेपर में कभी कभी देखा जाता है कि हिंदी में न शोध देता है न अनुसंधान देता है, बल्कि गवेषणा करके देता है। गवेषणा को भी हम शोध कहते हैं। तो देखिए, अनुसंधान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, रिसर्च। और रिसर्च को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द आएगा, क्या, री धन सर्च। री मतलब होता है अगेन एंड अगेन, और सर्च मतलब होता है खोजना। अगेन एंड अगेन का मतलब क्या होता है, बार बार खोजना। तो इस शाब्दिक अर्थ के हिसाब से देखें तो अनुसंधान का तात्पर्य हो जाएगा किसी तथ्य को बार बार संबंधित प्रदत्त, यानी कि जो डाटा है, जो आंकड़ा है, उसके आधार पर देखने या खोजने से लिया जाता है। यही रिसर्च का शाब्दिक अर्थ होता है। मान लीजिए मुझे यह अध्ययन करना हो कि मोबाइल चलाने से बच्चे की स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि हम समस्या का चयन मेरा हो गया कि मोबाइल चलाने से बच्चों की स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो समस्या के चयन के होने के बाद मैं साहित्य समीक्षा करूंगा, फिर उसके बाद परिकल्पना बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं डेटा कलेक्शन करूंगा, फिर डेटा का विश्लेषण करूंगा, फिर निष्कर्ष निकलेगा, फिर रिपोर्ट। तो ये है कि जो भी हमारे पास डाटा है उसके आधार पर किसी चीज़ को बार बार खोजने या देखने की प्रक्रिया ही शोध या अनुसंधान कहलाती है। ठीक है, और भी ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से इसको समझते हैं। किसी समस्या का वैज्ञानिक यानी विज्ञान के जो तौर तरीके हैं, जो नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से जो शोध होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले इसमें जो है समस्या चयन होता है, साहित्य समीक्षा होता है, फिर परिकल्पना का निर्माण होता है, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन होता है, फिर डेटा का विश्लेषण होता है, फिर निष्कर्ष और फिर रिपोर्ट। फिर उसके बाद तथा निष्पक्ष ढंग से, बिना किसी जो है पूर्वाग्रह के, बिना किसी बायसनेस के अध्ययन करके जब नए ज्ञान की खोज की जाती है या पुराने ज्ञान की सत्यता की जांच की जाती है, तो उसे हम शोध कहते हैं। देखिए, शोध का अगर एक लाइन में मतलब कहा जाए तो शोध का मतलब क्या होता है, यह एक वैज्ञानिक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक निष्पक्ष तरीका होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करती हैं। ऐसे ज्ञान जो हम अभी जो है
छुपे हुए हैं, अभी मानव जाति के सामने नहीं आए, उस ज्ञान की प्राप्ति करती है, जिससे मानव के जीवन में जो है क्रांतिकारी बदलाव आया है। और पुराने ज्ञान की सत्यता की जांच, मतलब जो पुराना ज्ञान दिया हुआ जो चीज़ें मानव के संज्ञान में आई वो चीज़ें सही है कि नहीं सही है, अगर सही है तो कितना सही है, नहीं सही है तो इसमें जो है परिमार्जन या सुधार किया जाता है। इसी को हम शोध बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम अनुसंधान बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं शोध की प्रमुख परिभाषाएं, जिसके आधार पे आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि रिसर्च क्या होता है। तो सबसे पहला मैंने जो परिभाषा लिया है वो रेडमैन एंड मोरी 1923 का लिया है, ठीक है। ये कहते हैं कि शोध नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया एक व्यवस्थित प्रयास है। यानी कि इनका यह कहना है कि जो शोध होता है वो जब भी किया जाता है वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, उसकी प्राप्ति के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से किया गया एफर्ट होता है। जैसे आप अपने आसपास जो भौतिक चीज़ें देख रहे हैं जो पहले नहीं थी, जैसे हम लोग के समय जो चीज़ें देख रहे हैं आप दादा के कंपेयर करेंगे वो चीज़ें नहीं थी, तो वो जो वैज्ञानिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक है, जो शोध करता है, उन्होंने क्या है लंबे समय तक इस पर जो है अध्ययन किया और उसी का परिणाम है कि ये आपके सामने चीज़ें दृष्टिगोचर होती है। जैसे आप बल्ब देख सकते हैं, बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन है, तो ये तुरंत आविष्कार नहीं हो गया, बल्कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इस कॉन्सेप्ट पे, इस समस्या पे क्या लंबे समय तक शोध किया, अध्ययन किया, ठीक है, साहित्य समीक्षा किया, परिकल्पना बनाया, डेटा कलेक्शन किया, फिर डेटा का एनालिसिस किया, फिर उसके बाद निष्कर्ष और रिपोर्ट किया, ठीक। तो ये है नवीन ज्ञान की प्राप्ति आपके सामने आई और ये मानव के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेके आई। और पुराने ज्ञान में कैसे परिभाषा है, जैसे पहले के समय आप देखें तो बल्ब का स्वरूप क्या था, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं बल्ब का स्वरूप वो क्या है, पुराने ज्ञान जो हमारे पास था उसको क्या है संशोधन किया गया, उसका परिमार्जन किया गया, उसमें सुधार किया गया, जिसका परिणाम आपके सामने आप देख रहे हैं, ठीक। तो ये रेडमैन मोरी साहब यही कहते हैं कि शोध नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया एक व्यवस्थित प्रयास है। दूसरा हमने परिभाषा लिया है पीवी यंग महोदय का। पीवी यंग कहते हैं कि शोध एक वैज्ञानिक बाद में आता है, क्योंकि शोध जो होता है वो किसी हवाई में नहीं होता है, कोई अनुमान नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई अंधविश्वास पे नहीं होता है, बल्कि वो विज्ञान के तौर तरीके के आधार पर जो फैक्ट होते हैं, जो थियरी होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उनके आधार पर किया जाता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य तार्किक एवं व्यवस्थित विधियों द्वारा नए तथ्यों की खोज करना या पुराने तथ्यों को सत्यापन करना है। पीवी यंग साहब कहते हैं कि शोध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ये होता है कि क्या है, तार्किक यानी कि तर्क के आधार पर, लॉजिकल होता है, ये हमेशा फैक्ट और थियरी के आधार पर, एविडेंस पे जो है वो विश्वास करता है, उसके आधार पर एक व्यवस्थित विधियों द्वारा जो सिस्टमेटिक तरीका बताया गया है वैज्ञानिकों द्वारा किसी भी शोध को करने में, उसके द्वारा नए तथ्यों को, नए फैक्ट को खोज करना और जो पुराने फैक्ट हमारे पास है उसका वेरिफिकेशन करना, उसे सत्यापित करना कि क्या यह सही है या नहीं सही। जैसे आप मनोविज्ञान में कोई भी सिद्धांत उठा के देख लीजिए, बुद्धि के सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत है, व्यक्तित्व के सिद्धांत है, तो इनमें देखेंगे कोई एक सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि इसमें कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग सिद्धांत है। तो ये इसी का परिणाम है कि जब वो पुराने तथ्य को सत्यापन करते हैं तो उसमें जो परिमार्जन उन्हें करना होता है तो वो अपने हिसाब से वो सिद्धांत लेके आते हैं, ठीक। तो ये है शोध। अब CR कोठारी कहते हैं कि शोध किसी विशिष्ट विषय से संबंधित उपयुक्त जानकारी को की वैज्ञानिक एवं अव्यवस्थित खोज है। इनका कहने का ये तात्पर्य कि देखिए शोध जो होता है, रिसर्च, वो क्या है, हर एक फील्ड में होता है, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्षेत्र में होता है। तो शोध क्या है, किसी स्पेसिफिक जो है सब्जेक्ट का चयन करके, ठीक है, उससे जो भी चीज़ें सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खोज है। किसी भी चीज़ का जो है विज्ञान के तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से खोज करना है। देखिए मैं यहाँ पे ये जो इनका कहने का मतलब है इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि जो शोध होता है, रिसर्च चाहे आप हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, मैथ पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, साइकोलॉजी पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो रिसर्चर लोग हैं, उस क्षेत्र में क्या है, हमेशा वो रिसर्च करते आ रहे हैं। तो जो विशिष्ट क्षेत्र है उसमें से कोई जो एप्रोप्रिएट
एरिया का चयन करके क्या है, और चयन होने के बाद क्या है, उससे संबंधित जो जानकारी पहले से इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसी को साहित्य समीक्षा कहा जाता है। उसके आधार पर वैज्ञानिक तरीके से और व्यवस्थित तरीके से कुछ नई फाइंडिंग करना ही क्या है, शोध कहलाता है। अब हम बात करते हैं कर्लिंगर के अनुसार। कर्लिंगर की परिभाषा देखिए, बहुत बेस्ट परिभाषा मानी जाती है शोध में। तो ये कहते हैं, शोध एक व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य एवं आलोचनात्मक वैज्ञानिक जांच है। अब इनका कहने का है मतलब कि शोध जो है एक सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक कैसे, मैंने आपको बता दिया कि यह जो है शोध क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से होने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप होता है, उसका फॉलोअप करके क्या कोई शोधकर्ता अपने शोध को पूरा करता है। जैसे सबसे पहले होता है समस्या का चयन, फिर उसका होता है साहित्य समीक्षा, फिर परिकल्पना निर्माण, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस, फिर उसके बाद कंक्लूजन और फिर रिपोर्ट राइटिंग। ठीक, ये इसलिए से नियंत्रित प्रक्रिया। नियंत्रित इसलिए है क्योंकि इसमें जो रिसर्च होते हैं वो जो रिसर्च किया जाता है वो प्रयोग पे, एक्सपेरिमेंट पे, ऑब्जर्वेशन पे, इस सब चीज़ों पे और एविडेंस पे आधारित होता है। और इसमें जो बाहरी चीज़ें होती है, ठीक है, जो मध्यवर्ती चर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे जो हमारा मेन जो रिसर्च है, जो मेन प्रयोग है, इस पर प्रभाव न पड़े। और अनुभवजन्य प्रक्रिया है, एम्पिरिकल है। मतलब क्या है, शोध जो होता है वो हमेशा क्या है, ऑब्जर्वेशन और अनुभवजन्य प्रक्रिया होता है। मतलब व्यक्ति जो होता है वास्तविक परिस्थिति में जाकर डेटा कलेक्शन करता है, उसे खुद अनुभव करता है, अपनी आंखों से उसका निरीक्षण करता है, ठीक है, तब जाके वो चीज़ें हो पाती। फिर एवं आलोचनात्मक वैज्ञानिक जांच है, ठीक है। और देखिए, कोई शोध होने के बाद ये जरूरी नहीं कि वो किसी क्षेत्र में कोई शोध हुआ, बौद्धिक क्षेत्र में कोई सिद्धांत बना तो वही सिद्धांत सब लोग मानेंगे, नहीं। समय समय पे जो चीज़ें होती हैं उसके गुण एवं दोष का जो है वैज्ञानिक अपने हिसाब से मूल्यांकन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें जो गलत चीज़ें होती हैं उसे सामने लाते हैं और चीज़ें बेहतर करके अपने हिसाब से वो सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो इसलिए शोध एक व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक, नियंत्रित यानी कंट्रोल, अनुभवजन्य यानी कि एम्पिरिकल एवं आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिसाइजेबल एवं वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक ये जांच होता है। तो इस तरह से आपने शोध की कुछ प्रमुख परिभाषाएं देखें, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्या है, स्पष्ट हो गया होगा कि शोध या अनुसंधान किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं शोध के उद्देश्य। शोध के उद्देश्य, जब एक रिसर्चर शोध करने चलता है, किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करने चलता है, तो आखिरकार किन उद्देश्यों को अपने माइंड में रख के वो चलता है। सबसे पहला क्या है, नए ज्ञान का प्राप्त करना। देखिए, शोध का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है, दो चीज़ें, कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति और पुराने ज्ञान का क्या है, परिमार्जन, उसमें मतलब मॉडिफिकेशन करना। ठीक, तो शोध का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि नया ज्ञान प्राप्त करना, ऐसे ज्ञान जो पर्दे के सामने नहीं है, ठीक है, जो दुनिया के सामने नहीं है, उस ज्ञान को क्या है, अपने अध्ययन के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से उसे क्या है, समाज के सामने लाना, जिससे समाज के जो है लिविंग स्टैंडर्ड में, लिविंग स्टाइल में, उसके जो है सामाजिक भलाई में योगदान वो दे सके। दूसरा है पुराने ज्ञान की जांच करना, ऐसी चीज़ें जो आपके पहले से उस पर अध्ययन हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं करते, उस पर रिसर्च नहीं होता है, उसमें भी रिसर्च होता है। क्यों होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई रिसर्च हुआ है आज से 200, 300, 400 साल पहले, कोई अध्ययन मनोविज्ञान में हुआ है, ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर हुआ, जैसे तनाव पे, चिंता पे, या तो बच्चों की स्मरण शक्ति पे, योगा मेडिटेशन का बच्चों की स्मरण शक्ति क्या प्रभाव, इस पर अध्ययन हुआ है। अब उस समय का इन्वायरमेंट क्या था, उस समय का चीज़ें क्या थी, उस समय कितने रिसोर्सेज उपलब्ध थे, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें लिखी गई थी। लेकिन आज के दौर में जो ज़माना 21वीं सदी में है, तो उसका जो है फिर से उस पर शोध किया जाता है और वर्तमान परिवेश, वर्तमान चीज़ों को ध्यान में रखकर उसमें जो चीज़ें नई ऐड की जाती है उसमें ऐड किया जाता है। जैसे आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, जो इक्विपमेंट पहले थे, कई चीज़ों को दवाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जो है मनोवैज्ञानिकों, जो चिकित्सक थे, जो इसके क्षेत्र में करने वाले काम थे, इन्होंने लगातार शोध किया, अध्ययन किया और आप परिणाम आपके सामने देख रहे हैं। कोविड-19 का ही देख लीजिए, वो वैक्सीन के लिए रिसर्च किया, ऐसा नहीं कि आपके सामने तुरंत वैक्सीन आया, उसके लिए रिसर्च हुआ, अच्छे से उसका जो है प्रयोग किया गया चूहों पे, फिर उसके बाद उसको मानवों पर ट्रायल किया गया। तो ये हमारे वैज्ञानिकों का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे समाज की भलाई के लिए। समस्याओं का समाधान करना, देखिए जो शोध होता है वो
चाहे किसी भी फील्ड की समस्याएं हों, उसका जो है उसका कारण क्या है समस्या उत्पन्न करने के लिए, समस्या उत्पन्न होने में, और उसका बेस्ट समाधान देने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ यह भी जो है समाज की जो भी जो समस्याएं हैं नई नई, जिनके कारण से हमारा समाज दंश झेलता है, उस समस्या के कारण क्या हो सकता है, उसकी समाधान क्या होगा, ये भी जो शोधकर्ता प्रस्तुत करते हैं। जैसे नशा हो गया, अपराध हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, तनाव, ये सब हो गया। तो ये सब चीज़ों को लिए शोध चलता रहता है। फिर सिद्धांतों का विकास करना, ये भी है कि जब क्या है शोध किया जाता है, तो शोध का उद्देश्य ये भी होता है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति, न्यू नॉलेज एक्वायर किया जाता है, और उसके आधार पे नए सिद्धांतों का, नए अवधारणाओं का, नए मॉडलों का विकास किया जाता है। जैसे आप मनोविज्ञान की ही बात कर ले, तो इसमें बुद्धि के जो सिद्धांत है, जो व्यक्तित्व के सिद्धांत है, जो प्रेरणा के सिद्धांत है, जो संवेग के सिद्धांत है, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें जो क्या है, वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसी के आधार पर नए सिद्धांतों का विकास किया गया है। ठीक है। फिर भविष्यवाणी करना, शोध का उद्देश्य ये भी होता है कि इसमें भविष्यवाणी भी किया जा सकता है। भविष्यवाणी कैसे, अगर मनोविज्ञान के आप परिप्रेक्ष्य में समझें, तो किसी बच्चे की पर्सनालिटी का, एटीट्यूड का, उसके इंटरेस्ट का, इत्यादि चीज़ों का जांच करके एक जो कैरियर काउंसलर होता है, वो ये बता देता है कि वो किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, और आगे किस क्षेत्र में उसका कैरियर बेहतरीन होगा। अगर और साथ ही साथ अगर आप ये देखें, जो मौसम विज्ञान होता है, इसमें जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या है, संबंधित प्रदत्त के आधार पे पहले ही आपके मोबाइल में देखिए मैसेज आ जाता है कि आपके क्षेत्र में 4 से 5 घंटे में भूकंप आने वाला है, बारिश होने वाला है, बिजली गिरने वाली है, ओलावृष्टि। और वो सही एकदम सटीक साबित होती है। क्यों साबित होती है? क्योंकि जो रिसर्च होता है वो विज्ञान के तौर तरीकों से चलता है, सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। वो किसी अफवाह, किसी अंधविश्वास पे नहीं चलता है, इसलिए वो चीज़ें सत्य होती है। तो भविष्यवाणी भी की जाती है। सत्य की खोज करना, सत्य मतलब क्या है, ऐसा सत्य जो अभी दुनिया के सामने छिपा हुआ है, जो अंधविश्वास का चादर ओढ़ा हुआ है, उस अंधविश्वास से चादर को ओढ़ा के, उसका पर्दा उठा के, छिपे हुए सत्य को जो है बाहर लाना भी क्या होता है, शोध का उद्देश्य होता है। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य शोध के होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया। आशा करते हैं आपको शोध का उद्देश्य स्पष्ट हो गया होगा। जो मुख्य रूप से शोध का उद्देश्य है, वो सत्य की खोज करना है और ज्ञान का विकास करना है, जिससे मानव जाति जो है प्रगति कर सके, और उसके जो है जीवन उसका आसान बन सके। अब आइए बात करते हैं शोध की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए, शोध की कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके सामने यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। ये ही शोध को क्या है, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस बनाती है। सबसे पहला है कि शोध जो होता है वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक होता है। शोध की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, यह इसमें वैज्ञानिकता का गुण पाया जाता है, क्योंकि ये विज्ञान के जो तौर तरीके होते हैं, जो नियम होते हैं, उनके आधार पर कार्य करता है। इसमें जो है प्रयोग किया जाता है, इसमें निरीक्षण किया जाता है, इसमें बाकी चीज़ें को इन्वॉल्व किया जाता है, और इन्वॉल्व करके तब क्या है, वो चीज़ों को जो है फैक्ट को सही साबित किए जाते हैं। इसलिए इससे मिलने वाले जो परिणाम होते हैं, वो हमेशा विश्वसनीय और वैध माने जाते हैं। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होता है, यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि जो शोध होता है, वह एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया होता है। वो कैसे होता है, मैंने आपको अभी इधर बताया था कि इसमें जो है एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसको कोई भी रिसर्चर अगर कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसको फॉलो ही करना होता है। जैसे मान लीजिए हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करना चाह रहे हैं कि आज का जो लाइफ स्टाइल है युवाओं को, उसकी वजह से उसके जीवन में जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। तो ये समस्या का चयन पहले हो जाएगा, फिर समस्या के चयन से संबंधित फिर साहित्य विश्लेषण हो जाएगा, साहित्य समीक्षा का अध्ययन हो जाएगा, फिर परिकल्पना का निर्माण, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस, फिर कंक्लूजन, फिर रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि कोई बच्चा जो है सीधे निष्कर्ष लिख दे तो वो सही मानेगा, नहीं। पूरा एक सिस्टम तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है शोध कंप्लीट किया जाता है। तीसरा है यह वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो शोधकर्ता होता है, वो प्रायः अपने व्यक्तिगत भावना या उसके जो विचार होते हैं किसी भी चीज़ से संबंधित, तो वो अपने शोध में उसको नहीं लाने देता है। ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि शोध में क्या है, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी के गुण पाया जाता है। मान लीजिए क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास में, ठीक है, मैं एक शोध करता हूँ,
और मान लीजिए मेरे पसंद के 1-2 बच्चे हैं, तो मैं चाहते हुए भी क्या है उसका नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर मैं शोध का परिणाम मेरा विश्वसनीय आना है, वैध आना है, तो मैं मेरे अंदर कोई पक्षपातपूर्ण कोई जो है पूर्वाग्रह ये चीज़ें जो है शोधकर्ता के अंदर होनी नहीं चाहिए। कोई शोधकर्ता महिलाओं के ऊपर अध्ययन कर रहा है, महिला पुरुष की जो है लाइफ़स्टाइल पर अध्ययन कर रहा है, ठीक है? तो वो जो है महिलाओं से दुश्मन करता है, महिलाओं के साथ नहीं बनती है, या उसका कोई अनुभव ऐसा रहा तो वो जो है महिलाओं की सब बुराई लिख दे, तो ये शोध नहीं माना जाएगा, ये रिसर्च फॉल्ट रिसर्च माना जाएगा, ये रिसर्च ठीक नहीं माना जाएगा। तार्किक यानी कि शोध जो है हमेशा तर्क पे आधारित होता है, या जो है एविडेंस और जो फैक्ट होते हैं उनके आधार पे चीज़ों को जो है चेक किया जाता है, उनके आधार पे चीज़ें वो चलती हैं। कोई जो है कल्पना नहीं, कोई जो है अफ़वाह पे, कोई अनुमान पे ये चीज़ें नहीं चलती है, बल्कि वे फैक्ट और थियरी के आधार पर आधारित होती है। अनुभवजन्य यानी कि एम्पिरिकल मतलब ये वही जो अभी हमने आपको बताया कि शोध क्या है, एक अनुभवजन्य प्रक्रिया होता है। ये कोई अफ़वाह कल्पना या अनुमान कोई एक कल्पना की दुनिया का बनाया गया चीज़ नहीं है, बल्कि जब शोध किया जाता है तो रिसर्चर जब डेटा कलेक्शन करता है तो खुद जो है वास्तविक परिस्थिति में जाकर वहाँ की चीज़ों को अनुभव करता है, महसूस करता है, वो उसे जाँचता है, ठीक है? वो उसे जाँचता है और जाँचने के बाद जो फैक्ट और एविडेंस होते हैं उसके आधार पे चीज़ों को जो है वो सही मानता है, ठीक? अब देखिए अगला है सत्यापन योग्य वेरिफिकेशेबल। इसका कहने का मतलब है कि जो शोध एक बार हो चुका है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वही प्रक्रिया अपनाकर उसे दोबारा वेरीफाई कर सकता है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, तो इंडिया में कहें चाहे पाकिस्तान में कहें चाहे ऑस्ट्रेलिया में कहें 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है? जैसे सूर्य पूरब से उगता है तो सूर्य पूरब से ही उगता है। तो इसको क्या होता है, जो शोध होता है उसको क्या है हम वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? अगर जो स्टेप अपनाया गया है उस स्टेप को अपना के अगर हम चीज़ें करें तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति तनाव का मानव जीवन पे या बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, देर रात तक जागने से का बच्चों के हेल्दी रूटीन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना चाहे तो वो जो पहले रिसर्च किया उसकी प्रोसेस अपना कर वो दोबारा वेरीफाई कर सकता है। 7वां है पुनरावृत्त यानी कि रिप्लिकेबल। इसका मतलब है कि जो शोध होता है उसे क्या है दोहराया जा सकता है। ये नहीं कि किसी एक टॉपिक पे शोध हो गया है तो उस टॉपिक को कोई छुएगा नहीं, उस पर कोई शोध ही नहीं होगा। नहीं भैया, वो जो किया है शोध पहला व्यक्ति उसमें कुछ और फाइंडिंग पाया है, उसका जो स्टेप उसका तरीका अलग था, उसमें जो है दूसरा रिसर्चर भी कर सकता है, तीसरा रिसर्चर भी कर सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि एक जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर कई रिसर्च जो है किए जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीएचडी जो है सभी यूनिवर्सिटी में सभी विषय पे अध्ययन होता रहता है, तो इसमें एक ना एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। तो जो शोध हो चुका रहता है वो शोध पे भी क्या है अध्ययन किया जा सकता है। बस अंतर ये होता है कि जो पहले शोध हुआ है वो लास्ट में क्या है, जो आने वाले लोग हैं उस टॉपिक इस शोध से संबंधित किसी टॉपिक पे जो है वो शोध कर सकते हैं, वो सुझाव देता है, तो उन्हीं के आधार पर वो चीज़ें वो करते हैं। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने बताया है कि जो शोध होता है वो इसका उद्देश्य केवल मानव व्यवहार का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि मानव के जीवन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, उनके कारणों को पता करना, और ये भी देखना कि वो समाज के लाइफ को किस तरीके से बेहतर कर सकता है। तो इस तरह से शोध की प्रमुख विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अब मनोविज्ञान में शोध का महत्व क्या होता है इसके विषय में बात करते हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ें तो ये भी हम जानेंगे। देखिए मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है मानव व्यवहार का अध्ययन करना, और शोध के माध्यम से क्या है हम यह पता करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में कैसे महसूस करता है, कैसे सोचता है, ठीक है? इन सभी चीज़ों को हम पता करते हैं शोध के माध्यम से। देखिए मानव व्यवहार को समझने में सहायता पहला है। देखिए शोध का जो उद्देश्य होता है कि मानव जो व्यवहार करता है विभिन्न प्रकार का, वो क्यों करता है, कैसे करता है, उसके पीछे क्या कारण होता है, इसको बाकी लोग को समझाने में सहायता जो है प्रदान करता है। जैसे कोई ये व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा उससे क्यों महसूस हो रहा है, तो ये क्या है शोध के माध्यम से जो है पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे कि
कोई व्यक्ति कोई बच्चे जल्दी तनावग्रस्त क्यों हो जाते हैं, कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी कैसे अपने आप को टेकल कर लेता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, उनकी क्षमता का अध्ययन कैसे किया जाता है, इत्यादि चीज़ों को जो है हम शोध के माध्यम से ही जो है परिपूर्ण कर सकते हैं कि मानव कैसे सोचता है किसी चीज़ के बारे में, कैसे उसके जो है किसी चीज़ का अर्थ निकालता है, कैसे ये क्रियाएँ करता है। अब देखिए नई मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का विकास। देखिए मनोविज्ञान में शोध के माध्यम से जो नई कॉन्सेप्ट है या थियरी है या मॉडल है उसका डेवलपमेंट किया जाता है और ये डेवलपमेंट करके जो है उस सब्जेक्ट को और भी ज़्यादा समृद्ध किया जाता है। जिसमें आप देखेंगे कि बुद्धि का सिद्धांत बना है, व्यक्तित्व के सिद्धांत, प्रेरणा के सिद्धांत, रुचि के सिद्धांत। तो ये मनोवैज्ञानिकों के वर्षों के शोध का परिणाम है। जो चीज़ें आप समृद्ध इतना देख रहे हैं, पहले मनोविज्ञान की कितनी ब्रांचेज थी, वर्तमान समय में देखें कितनी ब्रांचेज है, उन ब्रांचों में कितना एडवांस चीज़ जुड़ गया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो है निरंतर शोध चलता रहता है वर्षों तक, उसी का परिणाम है जो आपके सामने दृष्टिगोचर होता है। आप देखिए शिक्षा, उद्योग और चिकित्सा में क्या उपयोग होता है। तो देखिए मनोविज्ञान का में जो शोध का महत्व होता है वो शिक्षा में और उद्योग और चिकित्सा में होता है। कैसे होता है? शिक्षा में जब होता है कि बच्चों के लिए जो नवीन शिक्षण विधियां हैं उन पद्धतियों का विकास किया जाता है और बच्चे कैसे किसी चीज़ को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं उनकी चीज़ों का पता लगाया जाता है और बच्चे के विभिन्न स्किल्स को बढ़ाने की चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। पाठ्यक्रम कैसे किया जाए उनके लेवल पे उसका जो है अध्ययन किया जा सकता है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे बेहतर किया जा सकते हैं। ठीक है, उद्योग में क्या है होता है, फैक्ट्रियों में कर्मचारी का चयन, ठीक है, और कर्मचारी की संतुष्टि जो है कैसे बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, कोई संघर्ष न हो उनमें, उनके उसको कैसे देखा जाए। तो ऐसे उद्योग में चिकित्सा में क्या है, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए, ठीक है, तनाव चिंता को कैसे बेहतरीन तरीके से किया जाए और जो है मानसिक समस्याओं को हल करने के लिए जो बेहतर तरीके ईजाद किए जाते हैं वो मनोविज्ञान में शोध के माध्यम से ही संभव हो पाए हैं। समाज की समस्याओं के समाधान में सहायता है। देखिए मनोविज्ञान में जो शोध है, मनोविज्ञान का एक ब्रांच है सामाजिक मनोविज्ञान, जिसका उद्देश्य है कि समाज से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्यों हो रही है, उसका इफेक्ट समाज पे क्या पड़ रहा है और उसका समाधान क्या है और ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में वो चीज़ें न हो। तो ये जो है सामाजिक मनोविज्ञान करता है, ये शोध के माध्यम से ही परिपूर्ण आई है। तो समाज से जुड़ी जो चीज़ें जैसे दहेज प्रथा है, बाल अपराध है, फिर उसके बाद जो है नशा है, फिर साइबर बुलिंग है, फिर और जो है व्यवहारिक समस्याएं जो बच्चों में उत्पन्न हुई जो आगे चल के बहुत, और पुनर्वास वाली चीज़ें हैं। ठीक, ये सभी चीज़ें क्या है समाज की समस्याएं उसको समझकर उसका समाधान प्रस्तुत करने में जो है मनोविज्ञान सहायक होता है और ये सभी चीज़ शोध का ही परिणाम होता है। नई उपचार विधियों का निर्माण। देखिए मनोविज्ञान में जो एक महत्वपूर्ण शाखा है सामान्य मनोविज्ञान, जिसमें जो है व्यक्ति के जितने विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, समस्या होते हैं, उनका बारे में वर्णन किया गया है। तो शोध के माध्यम से ही क्या है जो सामान्य मनोवैज्ञानिक होते हैं या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो किसी व्यक्ति के मानसिक समस्याओं को समझने के लिए जो बेस्ट तकनीक है और उसको सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट चिकित्सा पद्धति है उसका विकास संभव हो पाया है। जैसे देखिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, REBT, फिर उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी, माइंडफुल थेरेपी। तो ये सभी जो थेरेपियाँ जो है मनोवैज्ञानिकों के लंबे समय तक शोध करने का परिणाम है, जिससे क्या है जिन चीज़ों को हम जो है अंधविश्वास या भूत प्रेत या झाड़ फूक की सहायता से समझते थे, आज शोध का ही परिणाम है कि जो है अवेयरनेस जगा है मनुष्य में, लोग जा रहे हैं इस मानसिक समस्या को समझकर मनोचिकित्सक के पास और उसका इलाज करके एक सामान्य लाइफ में जो है वो जी रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मनोविज्ञान में शोध का क्या महत्व होता है इसको मैंने बताया। शोध जो है मनोविज्ञान के जीवन को, शोध जो है व्यक्ति के जीवन, माफ़ कीजिएगा, शोध जो है व्यक्ति के जीवन को क्या है शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। शोध क्या है एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। शोध क्या है नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए और पुराने ज्ञान के परिवर्धन के लिए किया गया एक व्यवस्थित प्रयास होता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने शोध क्या होता है इसके विषय में पहला लेक्चर का आज क्लास लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा।
पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। यूजी सीनियर साइकोलॉजी वाले भी बच्चे और जो पीजी यूजी वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए जो है कंबाइंड क्लास है। ये क्या है, यूजी नेट में पेपर फर्स्ट में भी एक यूनिट रिसर्च का है और पेपर सेकंड में भी तो यूनिट पूरा रिसर्च का है, और रिसर्च से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं पूरा रिसर्च का A to Z क्या है इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगले क्लास में फैक्ट और थियरी क्या होता है इसके विषय में हम लोग समझेंगे, या पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है इसके विषय में हम लोग समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।